अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान अपने अंदर खूबसूरतियां समोए हुए है। यहाँ के मनाजिर दिलकश हैं, दिलफरेब हैं और हसीन है, इसीलिए लोग यहाँ आकर इसके हुस्न में खो जाते हैं। लेकिन इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में पिछले कई दिनों से सियासी मेला लगा हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 नशिस्तों के लिए 300 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में हैं। इंतखाबात में 7 लाख से ज़ायद वोटर्स अपना वोट कास्ट करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कई हफ्तों से गिलगित बल्तिस्तान के दूर दराज इलाकों में अपनी मुहिम चला रहे हैं। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ ने उमूर कश्मीर के वजीर अली अमीन गंडापुर साहब को वहाँ भेजा हुआ है। इंतखाबी सरगर्मियों में पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र आ रही है। पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को ललकारती हुई मुस्लिम लीग नून ऐसा लगता है कि यहाँ उसकी पोजीशन कमज़ोर है। शायद इसीलिए PMLN की पोजीशन बेहतर बनाने खुद मरियम नवाज साहिबा गुज़िश्ता हफ्ते वहाँ पहुँची हैं। इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में तकरीबन तमाम कौमी रहनुमा यहाँ आए, अपने अपने जलसे किए, सियासी माहौल को गरमाया। अवाम ने तमाम जलसों में भरपूर शिरकत भी की, जिए भुट्टो के नारे भी लगाए, मरियम नवाज के जलसे में होठ जमालों पर धमाल भी डाली और तब्दीली वालों के नारे भी लगाए हैं। कई विफाकी वज़रा ने भी डेरे लगा रखे हैं। सब ने अपनी अपनी बोलियां बोली हैं, सब ने फतह के दावे किए हैं, खूब वादे किए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी वहाँ अबूरी सूबे का ऐलान कराए हैं। आम तासुर भी यही है नाज़रीन, और ज़िमनी और गिलगित और कश्मीर असम्बलियों की तारीख भी यही बताती है कि वफाक में जो हाकिम होता है यहाँ भी उसी का डंका बजता है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गिलगित बल्तिस्तान की आवाम से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए हुए हैं। तवील दौरे में वो समझते हैं कि गिलगित की आवाम का दिल जीत चुके हैं, बस अब नतीजा आना बाकी है। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के सामने इस वक्त 3 बड़ी सियासी पार्टियां, वो पीपल्स पार्टी का वजीर आला देख चुके हैं, नून लीग की तो वहाँ अभी हुकूमत ख़त्म हुई है, PTI वाले वादे कर रहे हैं। देखिए कि नाक़िस तालीमी निज़ाम और स्कूल और कॉलेज की अदम दस्तियाबी, बुनियादी ढांचे से महरूम, सेहत की सहूलत के फ़ुक़दान से नबर्द आज़मा गिलगित बल्तिस्तान PTI को वादा वफा करने का मौका देता है या पीपल्स पार्टी तारीख बदलती है। और नाज़रीन, अगर ऐसा हुआ तो ये मौजूदा हुकूमत के लिए लम्हा फ़िक्रिया होगा। प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ, दिखाती हूँ आज के टॉपिक्स आपको। फौज से बात हो सकती है मगर मुंतखब हुकूमत को घर जाना होगा। मरियम नवाज ने नया पत्ता फेंक दिया। BBC को इंटरव्यू में इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उनके करीबी लोगों से राबते का दावा, बदलते बयानिए पर तफसील से बात करूंगी। और बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन का मार्का सर करने के लिए सिंध जैसा बनाने की बात कर रहे हैं। कैसा होगा भुट्टो का गिलगित बल्तिस्तान? चंद झलकियां देखिए आज के प्रोग्राम में। हमने तो सूबा सिंध में मुफ्त हॉस्पिटल्स का, पूरा सूबा में हमने मुफ्त हॉस्पिटल्स कायम किया है। तो मैं चाहता हूं कि जब आप 15 नवंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वाज़ी अक्सरियत दिलवाते हैं, मुझे मौका देते हो, तो फिर इंशाअल्लाह ताला मैं चाहता हूं कि गिलगित बल्तिस्तान में मैं यही काम करूं। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूंगी नाज़रीन, और यही बात आज मैं करने जा रही हूँ। बिलावल का दावा है कि अगर गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन जीत गए तो उसे भी सिंध जैसा बना देंगे। वाह बिलावल वाह! अगर ये हो गया तो भुट्टो का गिलगित बल्तिस्तान कैसा होगा? क्या वाकई सिंध जैसा होगा? अब सुने भुट्टो के कश्मीर से कराची तक की कहानी। क्या वहाँ भी इंसानों को कुत्ते काटेंगे और इलाज के लिए वैक्सीन भी नहीं मिलेगी? क्या वहाँ भी ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से बच्चे माओं की गोदों में दम तोड़ेंगे? क्या गिलगित बल्तिस्तान के वज़रा भी 400-400, 500-500 अरब करप्शन के इल्ज़ाम में जेल जाएंगे? क्या वहाँ भी रिक्शा वाले, ट्रक वाले, फालूदा वाले और पापड़ वाले के अकाउंट से करोड़ों रुपए निकलेंगे? क्या वहाँ भी सरकारी अकाउंट से ज़कात के पैसे गायब हो जाएंगे? क्या वहाँ भी मुर्गियों के नाम पर 8 करोड़ रुपए गायब होंगे? क्या वहाँ भी हामला ख़वातीन को मछलियाँ खिलाने के नाम पर अरबों रुपए हड़प किए जाएंगे? क्या वहाँ भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तरह रिश्वत लेकर लोगों की जान से खेला जाएगा? अभी डॉक्टर फुरकान की तरह वेंटिलेटर न मिलने पर तबीब जान से जाएंगे? क्या कराची की तरह वहाँ भी बारिश होते ही नाले उबलेंगे और गटर का पानी कमरों में होगा और मकीन छतों पर होंगे? क्या ऐसा होगा गिलगित बल्तिस्तान? अब मैं
नाज़रीन, हाल का एक ऐसा वाक़या सुनाना चाहती हूँ जिसने दिल और दिमाग दोनों को बंद करके रख दिया है। जो कुछ हुआ है उनके लिए मैं कौन से लफ्ज़ों का सहारा लूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। कराची से एक खातून को नौकरी का झांसा देकर कश्मीर बुलाया गया। खातून के हमरा उसकी 4 साल की बेटी भी थी। माँ और बच्ची को कैद करके दोनों को कई रोज तक ज्यादती का निशाना बनाया जाता रहा। बच्ची के दांत तोड़ दिए गए, सर के बाल काट दिए गए। बच्ची का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर कहता है कि अपनी जिंदगी में किसी पर इतना तशद्दुद अच्छी कंडीशन में है और उसको मैंने खाने पानी की भी इजाज़त दी है। अभी आज अच्छी कंडीशन है, कल के मुकाबले में आज काफ़ी बेहतर है। लेकिन इसका जो साइकोलॉजिकल ड्रामा है वो पूरी ज़िंदगी रहेगा इसके साथ, इस बच्ची के साथ। इससे पहले जो है ना वो तकरीबन 5-6 केसेस देखे हैं इसी एज ग्रुप के और जालिमों के हथे चढ़े हुए, लेकिन इस तरह का डैमेज नहीं देखा मैंने। आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, नहीं बता सकता कि कितना जुल्म हुआ है इस बच्ची के साथ। रोना आ रहा है, उस वक्त भी आ रहा था, अभी भी आ रहा है। वहशी दरिंदों ने नाज़रीन 15 रोज बाद माँ को कराची जाने का किराया दिया और इस शर्त पर छोड़ा कि मजीद खवातीन लेकर आए वरना उसकी मासूम सी 4 साला बच्ची को कत्ल कर देंगे। खातून वापस आई, एक पुलिस एहलकार से मदद मांगी। मेरा सलाम है उस ASI को जिसने ये साबित कर दिया कि इतने बेरहम माशरे में अभी कुछ इंसानियत बाकी है। ASI मोहम्मद बख्श ने मुलजिम तक पहुंचने के लिए अपनी बेटी को खतरे में डाला, अपनी बेटी को खातून के साथ भेजा और फिर पुलिस बदबख्त मुलजिमान तक पहुंच गई। 30 तारीख को ये औरत आई है मेरे थाने पे। इसने मुझे बताया कि भाई ये वाक़या हुआ है, मेरी बच्ची छीन के गए हैं, मुझे नाम का भी पता नहीं है, किसी का एड्रेस का पता नहीं है, वो पता नहीं जंगलों में रहते हैं वो। उन्होंने मेरी इज़्ज़त भी लूटी है और मेरी बच्ची छीन के उन्होंने अपने पास रखी है। तो मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी हेल्प करें। तो मैंने बोला भाई आपके पास कोई नंबर है कुछ? तो उसने बोला एक ही नंबर है। इसने कॉल कर दी उस औरत के नंबर पे कि भाई मुझे औरत ला के दो तो तेरे को बच्ची दूंगा वरना तेरी बच्ची को मैं मार दूंगा। जैसे उनसे बातें हुई तो मैंने इनको बोला, ये बोलती भाई मेरे साथ कौन औरत है कि? मैंने बोला औरतें हैं मेरे पास, मेरी बीवी है, मेरी बेटी है, तो उनसे बात करवाएंगे इसकी, कोई बात नहीं मांगता है तो मेरी बेटी ने उससे बात की कि भाई मैं गरीब हूँ, मुझे नौकरी चाहिए, आप मुझे नौकरी दे दे, मैं आ जाऊँगी। उधर गए, मैंने अपने दोस्तों को, SHO साहब भी था और बंदे भी थे पुलिस वाले सफ़ेद कपड़ों में खड़े कर दिए। ये बंदा आ गया, फ़ोन पे बातें करते करते अंदर आ गया। इसने मेरी बेटी को बोला तुम बाहर आ जाओ। इसने बोला हम तो तेरे को जानते नहीं, अंदर आओ तो देखे ना कौन है तुम। जैसे वो अंदर आ गया तो हमारी बेटी ने उसको पकड़ लिया, हम भी पहुंच गए, उसको गिरफ्तार कर लिया। फिर बोला भाई बेटी दे दो इसकी। बोले मेरे पास नहीं है बेटी। मेरा हमने देखा इधर उधर, नज़र कुछ नहीं आया। नीचे जो देखा तो एक रिली, हम तो सिंधी में रिली कहते हैं, पता नहीं उर्दू में आप क्या कहते हैं, वो कपड़ा पड़ा था उसमें हिल रहा था। तो हमने देखा जो तो इस बच्ची पड़ी थी, बहुत बच्ची की हालत ख़राब थी, कोई देख नहीं सकता था। तीनों मुलजिमान नाज़रीन जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। मरकजी मुलजिम ने जुर्म का इतराफ़ भी कर लिया है। क्या सज़ा भी इनकी इबरतनाक होगी? लेकिन अफसोस सिंध के वाली बिलावल और उनकी जमात ऐसे दरिंदों को सरेआम फांसी देने की मुखालिफत करती रही है। अब क्योंकि ये मैं झलकियां दिखा रही हूँ ना, जब गिलगित बल्तिस्तान को सिंध बनाने की बातें हो रही हैं तो फिर देखा जाए ना कि सिंध में आकर होता क्या है। तो अब जो मैं आपको बताने लगी हूँ, यकीनन ये जानकर हर पाकिस्तानी को अफसोस होगा कि भुट्टो के सिंध में पहली बार म्यूनसिपल ऑफिसर के खिलाफ कुत्ते के काटने का मुकदमा दर्ज हुआ है। क्योंकि सिंध में कुत्तों ने इंसानों को इतना काटा है कि सिंध हाई कोर्ट को हुक्म देना पड़ा कि जहां कुत्ते के काटने का मुकदमा म्यूनसिपल ऑफिस के खिलाफ दर्ज किया जाएगा। भुट्टो के सिंध में सिर्फ नामालूम अफराद गोलियां नहीं चलाते हैं, कुत्ते इंसानों को नहीं काटते हैं। यहाँ सड़कों, पानी, सीवरेज, अस्पतालों, स्कूलों और ट्रांसपोर्ट का भी बुरा हाल है, बदहाल है। जरदारी एंड फैमिली के शहर नवाबशाह से समा के रिपोर्टर मुशर्रफ भट्टी ये आपको दिखाएंगे कि भुट्टो सिंध में अस्पतालों का हाल क्या है। देखिए जरा।
जी, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हम मौजूद हैं नवाब शाह की पीएमसी हॉस्पिटल में, जो कि सिंध की सबसे बड़ी हॉस्पिटल में शुमार होता है और ये टीचिंग हॉस्पिटल भी है। और ज़राए के मुताबिक इस हॉस्पिटल का तकरीबन 1 अरब 30 करोड़ से ज़ायद का बजट है, लेकिन इस हॉस्पिटल में दवाइयों की कमी, डॉक्टर स्टाफ की कमी की वजह से जो नवाब शाह डिस्ट्रिक्ट ही नहीं सिर्फ दादू, नशर फरोज, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी जो यहाँ पर लोग हज़ारों की तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं, लेकिन उनको वो सेहत की सहूलियात मैसर नहीं हो पा रही। और जबकि नवाब शाह में किडनी सेंटर भी बनाया गया है, जो कि अब तक करोड़ की लागत से बनाया गया है, जो कि अब तक गैरफाल है। मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बनाया गया है, लेकिन वहाँ पर भी स्टाफ की कमी, दवाइयों की कमी की वजह से अवाम यहाँ की सख्त परेशान है। अगर पीने की पानी की बात करें तो ज़िले में 67 RO प्लांट में से 40 से ज़्यादा फ़िल्टर प्लांट जो है वो बंद पड़े हुए हैं। उसमें सबसे ज़्यादा बताऊं कि पीपल्स पार्टी के दौर में 1.25 अरब की लागत से एशिया का सबसे बड़ा फ़िल्टर प्लांट बनाया गया था, जो भी बंद है। कैसा भी क्या वजह है कि इतने का बजट होने के बावजूद, हॉस्पिटल होने के बावजूद भी सहूलियात नहीं है। करोड़ों रुपए लगे हुए, बिल्डिंग्स तैयार है, लेकिन उसमें भी इलाज अभी तक शुरू नहीं किया गया है। NICVD की OPD भी बंद कर दी गई है। और मकसद है कि इतना अच्छा, इतना बड़ा बजट होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई खातिर ख्वाह सेहत के हवाले से हमें कोई कारकर्दगी हमें नज़र नहीं आती है। तकरीबन 8 से 10 डिस्ट्रिक्ट के लोग नवाबशाह में इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन इन्हें कोई सहूलियात मौसर नहीं है। पानी भी पीने का मौसर नहीं है। पूरे शहर के अंदर तकरीबन 90% आबादी जो है वो पानी खरीद कर पीती है। देखिए जी, ये एक हिस्सा अब हैदराबाद से पवन कुमार बताएंगे कि भुट्टो के सिंध में सीवरेज सिस्टम, उसका हाल क्या है। की सूरत-हाल से आप वाक़िफ़ है, आप देख सकते हैं कि इस तरह जो हैदराबाद बल्कि पूरी सिंध में जो अस्पतालें हैं या सड़कें या जो सीवरेज का सिस्टम है नाकारा हो चुका है। तो इस वक्त मैं हैदराबाद के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ, जहाँ पर कई फीट पानी जमा हो गया है। न सिर्फ यहाँ पर आज पानी जमा है, पर आए दिन यहाँ पर कई फीट पानी जो है जमा रहता है, जिसके बाद मुसाफिर और इसी इलाके के जो मकीन हैं उनको गुजरने में काफ़ी जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त मेरा कैमरामैन कामरान खान अगर आपको ये मनाजिर दिखाएं यहाँ के, तो यहाँ पर कई फीट पानी जमा है, जिसके बाद जो है कीचड़ और गंदगी जमा हो गई है। नाले भी जो है उबलते रहते हैं, जिसके बाद जो है स्कूल के वक्त जो बच्चे जाते हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। न सिर्फ हैदराबाद के रेलवे स्टेशन का मसला है, बल्कि हैदराबाद की जो मुख्तलिफ इलाके हैं जिनमें लतीफ़ाबाद है, कासमाबाद है, उस समय जो हैदराबाद के जो दीगर इलाके हैं उनमें यही सूरत हाल है। कई रोज़ तक जो है पानी जो है जमा रहता है। बल्दिया इंतज़ामिया की बात की जाए तो उनकी जो कारकर्दगी भी जो है सवालिया निशान है। चलिए ज़रा और आगे चलिए। भुट्टो के अपने शहर लाड़काना से नवीद दाड़ेक पाकिस्तान को दिखाएंगे कि भुट्टो के सिंध में सड़कों का हाल क्या है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का हल्का इंतखाब लाड़काना, यहीं पर मैं मौजूद हूँ। पीपल्स पार्टी की सिंध में 13 सालों से हुकूमत है और यहाँ बताया जा रहा है कि 100 अरब से ज़ायद जो है वो रकम खर्च हुई, लेकिन ये बदकिस्मती है लाड़काना की और यहाँ के शहरियों की कि यहाँ लाड़काना की जो किस्मत है या यहाँ के शहरियों की किस्मत वो बदल नहीं सकी है। अभी भी जो सड़कें हैं, मरकजी शाहराहें हैं, गली मोहल्लों में वो टूट फूट का शिकार हैं और जो ड्रेनेज का सीवरेज का सिस्टम है लाड़काना का वो मुकम्मल तौर पर नाकारा है, जिसकी वजह से आए दिन जो है वो अक्सर मरकजी शाहराहों और गली मोहल्लों में जो है वो गंदा पानी जो है वो सड़कों पर आ जाता है। नतीजे में जो है वो शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उसके सिवाय भी जो है वो काफ़ी सारे और इसके बाद नाज़रीन, कराची से खुर्शीद आलम आपको दिखाएंगे कि भुट्टो के सिंध में ट्रांसपोर्ट का क्या हाल है। मैं इस वक्त एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहा हूं और कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। लोग आमतौर पर दौलत के पीछे भागते हैं, लेकिन हमने कराची में लोगों को बसों और मिनी बसों के पीछे भागते हुए देखा है कि वो अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, अपने काम पर पहुंचना चाहते हैं। ग्रीन लाइन बस का ऐलान हुआ, अब तक वो मुकम्मल नहीं हो सकी, ना ही सिंध हुकूमत उसके लिए बसों को ला सकी है। इसी तरह ऑरेंज लाइन का इफ्तिताह हुआ था 2016 में, कहा गया था कि 1 साल में मुकम्मल हो जाएगा, वो मनसूबा भी मुकम्मल नहीं हो सका, ना ही बसें चली। जो CNG की बसें चला करती थी किसी ज़माने में, वो नाकारा हो गई और टूट फूट कर ख़राबी हालत में अपने अपने अड्डों पर, अपने अपने डिपोओं पर खड़ी हैं। कराची शहर में सरकार के शोबे में कोई बस नहीं चल रही। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे इस वक्त जो निजी कंट्रोल है वो इस वक्त नज़र आता है और मनमाने तौर पर किराए भी लिए जाते हैं। बसों की हालत भी ठीक नहीं है।
सर क्या लगता है बसों में सफर करते हुए कैसा लगता है बस ये कि देखो हालत ये गाड़ी की लगी पड़ी है, अभी वो किराया बोलते हैं ये जो हम भी किराया जहाँ 15 रुपया होता है वहाँ ये लोग 20 रुपया लेते हैं। तो प्रोग्राम में बैरिस्टर एहतशाम मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मैं आपको खुशामदीद कहूंगी। बैरिस्टर एहतशाम, आपने देखा कश्मीर से कराची तक के भुट्टो के सिंध का हाल, देखा, नाज़रीन ने भी देखा। ऐसा होगा सर गिलगित बल्तिस्तान? किरण, बड़ी तफसील से आपने सारी सूरत हाल दिखाई सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से, और रिपोर्टर्स ने जिस तरह से रिपोर्ट किया, मेरे ख्याल में लोगों को बड़े अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि 12 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में और उनकी क्या परफॉर्मेंस है। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आप जो बात करें कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये कहते हैं कि हम गिलगित बल्तिस्तान को सिंध बनाएंगे, ये चीज़ समझना बहुत अहम है हमारे लिए कि गिलगित बल्तिस्तान का आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बड़ा अहम किरदार होगा, क्योंकि इट इज़ द गेटवे टू सी पैक। जो अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट आनी है पाकिस्तान में, उसका गेटवे जो है वो गिलगित बल्तिस्तान है। गिलगित बल्तिस्तान वो जगह है जिसके एक तरफ आज़ाद कश्मीर लगता है, एक तरफ मकबूजा कश्मीर लगता है, एक तरफ पाकिस्तान की टेरिटरी आती है, एक तरफ KPK जो हमारा है, एक तरफ अफगानिस्तान लगता है, एक तरफ चाइना लगता है। तो इसकी बहुत ज़्यादा रीजनल इम्पोर्टेंस है, और इतनी रीजनल इम्पोर्टेंस के साथ जो अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट आनी है, वहाँ पर कोई भी ऐसी हुकूमत जो कि गैर जिम्मेदाराना है, जिसका पास रिकॉर्ड ये है कि 12 साल से जो सूबा उनके पास है वहाँ पर ये हालत है। आपने जो बच्ची दिखाई, यकीन कीजिए रोने को दिल किया मेरा उस बच्ची की हालत देख के, और जिस तरह से आप नरेट कर रही थी वो स्टोरी कि अभी तक हमारे मुल्क में ये कुछ हो रहा है, और कराची विच इज़ दी हब ऑफ द इकोनॉमी, हम कोई इंटीरियर सिंध की तो बात नहीं कर रहे थे। आपने कराची में बताया ना कि वो बच्ची को लेकर आए और कई दिनों तक उसको और उसकी माँ को गैंग रेप करते रहे, और उसके दांत तोड़ दिए, उसके बाल काट दिए। ये इंसानों का माशरा है, ये जानवरों का माशरा है, और अगर कुछ जानवर इस माशरे में पनप रहे हैं, वेयर इज द लॉ एंड ऑर्डर? ये लॉ एंड ऑर्डर सिंध गवर्नमेंट ने करना था ना। सिंध गवर्नमेंट 12 साल से वहां पे अपनी सिंध पुलिस की परफॉर्मेंस को तो चेक करे। जितनी टारगेट किलिंग हुई है, जितनी भत्ताखोरी हुई है पिछले 12 सालों में, जितनी स्ट्रीट रॉबरी हुई है, वो किसकी जिम्मेदारी थी कंट्रोल करना? इट वाज द जॉब ऑफ द सिंध गवर्नमेंट। वहां पे तो आपने ये कुछ किया। दूसरी बात, आपने वो बारिश वाला बात दिखा दिया। बारिश होती है, कराची जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का हब है, जहां पे मल्टीनेशनल कंपनीज के हेड ऑफिसेज हैं, आप लोगों का दफ्तरों से निकलना मुश्किल हो गया था। मुझे याद है आखिरी बारिश पे सड़कें, नदियां, नाले बन जाती हैं, अरबों रुपए का इकोनॉमी का नुकसान हो जाता है, नाले नहीं साफ हो सके, करोड़ों रुपया लग गया, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। सिंध गवर्नमेंट कहती है लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, लोकल गवर्नमेंट कहती है सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। लोग कहां पे जाएं? कुत्ते की कांटे की वैक्सीन। यार मैं हैरान हूं कि ये कैसा मुल्क है कि जहां पे इंसानी जान की ये कीमत है कि धड़ा आवारा कुत्ते काट रहे हैं और आपको वैक्सीन नहीं मिलती है इस जमाने में। और हम क्लेम करते हैं दैट वी आर द न्यूक्लियर स्टेट, वाहिद मुस्लिम कंट्री। तो उसमें सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी अवाम नास को इस तरह से डील कर रही है दैट द वैक्सीन इज नॉट अवेलेबल। लाड़काना का आपने जिक्र किया, एड्स के जो केसेस वहां पर रिपोर्ट हुए हैं उसका क्या? और फिर एक अताई डॉक्टर कई लोगों का इलाज कर रहा है, और वो जो सिरिंजेस थी इस्तेमाल शुदा, उससे एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरह एड्स बढ़ता चला जा रहा है। तो वहाँ की हेल्थ सिस्टम किसके पास है? वो अजरा पलेजो साहिबा जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की फूफो हैं, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने किस तरह से हेल्थ को आगे लेकर चले? अस्पतालों की हालत मुझे बताएं, स्कूलों की हालत मुझे बताएं। इंटीरियर सिंध में आज भी हारी की जो हालत है ना, मैं आपसे अर्ज करूं कि 80s में जो तकरीरें होती थी अंदरून सिंध में, ये जलसों में, सियासत में, 80s की तकरीरें अंदरून सिंध के हवाले से अभी भी रेलेवेंट है। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जिनकी जमीन है इंटीरियर सिंध में। मैं सिर्फ ये कंप्लीट कर लूं किरण। जी, मैं सिर्फ ये कह रहा था किरण कि मैं कुछ लोगों को जानता हूं जिन्होंने इंटीरियर सिंध में जाके जमीन ली, और वो मुझे बताते हैं कि यहां पर 1 महीना खेतों में काम करने के लिए हारी को महीने के आखिर में 1 मन गंदम मिलती है, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कि तनख्वाह मिलती है, कोई पैसे मिलते हैं, 1 मन गंदम मिलती है। एंड देयर विमेन आर स्टिल एट द डिस्पोजल ऑफ लैंडलॉर्ड्स। ये भी खबरें आती हैं हमारे पास, और कोई पूछने वाला नहीं है। वहां पे डकैतों को वहां पर सपोर्ट हासिल है उन लोगों की जो कि लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
पुलिस वालों की सपोर्ट हासिल होती है डकैतों को, डाकुओं को वहां पे, ये सारी रिपोर्ट्स हमारे पास आती हैं। तो इस तरह से सिंध चल पिछले रहा दिनों है। जब मैं अगर मैं खुदा गई न खास्ता थी, जीबी जब ऐसे मैंने चला जी, एहतशाम जब जी, मैंने जी, अंदरूनी जी। सिंध का मंजर देखा था तो हम वहाँ नून लीग के कीमे वाले नान को रोते रहते हैं। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि वोट देने के लिए वहाँ पर जो जगहें होती हैं जहाँ पर ये खाना बदोशों को रहने की जगह दे दी जाए, वो जगहें दी जाती हैं और उसके एवज वोट लिया जाता है। और फिर जहाँ बिलावल भुट्टो साहब ये बात कर रहे होते हैं वहाँ पर सेहत का क्रेडिट ले रहे हैं, तो सेहत का हाल ये, कभी खुर्शीद शाह साहब कहते हैं न्यूयॉर्क से अच्छे हम अस्पताल हमने यहाँ पर बनाए, कभी कहीं अजरा पिचो साहिबा इनकी संजीदगी का ये आलम है कि कहती हैं कुत्ते को चेक करना पड़ेगा कि वो पागल है भी या नहीं और उसके बाद फिर वैक्सीन देनी पड़ेगी। और इसका कंपैरिजन फिर बिलावल भुट्टो साहब वहाँ पर जाके कहते हैं कि जो सेहत की सहूलियात हमने सिंध में दी हुई हैं वो गिलगित बल्तिस्तान को देंगे, जो ऑलरेडी चाह रहा है कि उससे सेहत की सहूलियात का जो फुकदान है वो मिले। बहुत बहुत शुक्रिया एहतशाम मेरे साथ मौजूद थे। तो ये तमाम मंजर कशी, ये तमाम मंजरनामा था कि क्या कुछ भुगत रहा है सिंध, और उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब गिलगित बल्तिस्तान जाकर क्लेम कर रहे हैं कि उसे सिंध जैसा बना दिया जाएगा। तो अल्लाह ही फिर खैर करे गिलगित बल्तिस्तान पर। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आऊंगी। मरियम नवाज साहिबा के जो बयानात में कुछ यू टर्न्स आ रहे हैं उस पर बात करूंगी। एक बार फिर खुशामदीद कहूंगी नाज़रीन आपको। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा, इन्होंने दावा किया है कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनके इर्द गिर्द मौजूद बहुत से लोगों से राब्ते किए हैं, लेकिन बराह रास्त कोई राब्ता नहीं किया। शायद वो इसी के इंतज़ार में, क्योंकि वो अब फौज से बातचीत के लिए तो तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि मुंतखब हुकूमत को पहले घर जाना होगा। यानी पहले वो कहती थी फौज सियासत से दूर रहे, अब खुद सियासत में लाकर हुकूमत को घर भेजने का मुतालबा कर रही हैं, यानी खुद एक गैर कानूनी अमल की ख्वाहिशमंद है। एक और इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि जेल में उनके कमरे और बाथरूम में कैमरास लगे हुए थे, जेल में अपने साथ होने वाला सलूक बता दिया तो हुक्मरान मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। लेकिन मैं ये सुनकर बहुत हैरान हूं कि ये मुमकिन कैसे है। जिस बात का वो दावा कर रही हैं हमजा और शहबाज शरीफ साहब भी अब अदालत में शिकायत करते रहते हैं कि उन्हें बेड नहीं मिला, घर का खाना नहीं मिला और न जाने क्या क्या, जिस पर उन्हें हर किस्म की सहूलत फराहम कर दी गई है। अगर मरियम के साथ ऐसा कुछ हो रहा था तो अदालत में उन्होंने इस बात का इज़हार क्यों नहीं किया, क्यों इस पर बात नहीं की उन्होंने, इस पर भी मैं बात करूंगी। फिर एक और अहम इंटरव्यू है आज समा ने किया है वज़ीर आज़म के साबिक़ मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, जिन्होंने अपने आज़म पर इल्ज़ाम लगा दिया है कि उन्होंने वज़ीर आज़म से भारत से हर किस्म की दवाएं और ख़ाम माल मंगवाने की इजाज़त ली थी। बाद में सिर्फ जान बचाने वाली अद्वियात का शोर मचाया गया। ये जो हमारे अनइलेक्टेड जो स्पेशल असिस्टेंट्स टू प्राइम मिनिस्टर, इनके खिलाफ एक तरह की मुहिम शुरू हो गई थी। तो फिर मैंने कहा कि ज़रा अलहदा हो जाना चाहिए। टेंशन तो होती है इलेक्टेड लोगों के दरमियान और अनइलेक्टेड कैबिनेट मेंबर्स के दरमियान। 5 अगस्त 2019 में जब इंडिया ने कश्मीर के ऊपर वो किया तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल ठीक फैसला किया, बायलैटरल ट्रेड ख़त्म कर दी इंडिया के साथ। 50-60% अद्वियात के जो रॉ मटेरियल्स हैं वो इंडिया से आते थे। ठीक है। अब अगर इसे एक दम बंद कर दिया जाता तो वही बात कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाती। प्राइम मिनिस्टर साहब के मशवरे के साथ इस सेक्टर को वेवर दिला दिया। हमारी क्या कहते हैं इंपोर्ट्स हैं, नहीं लाइफ सेविंग नहीं, इंपोर्ट्स जो हैं जिस तरह पहले थी उसी तरह जारी रहेंगी। बिल्कुल प्रोपेगेंडा है, कहीं पे इसका जिक्र नहीं है, कहीं पे ये लिखा नहीं गया कि सिर्फ लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है वहाँ से मंगवाई जाएंगी। उसके बाद बाज़ लोगों ने इस बात को ये स्टोरी बना लिया जी कि हमने तो इजाज़त दी थी सिर्फ लाइफ सेविंग मेडिसिन कैबिनेट में। उन्होंने तो मुझे दिखा दें। नईम अशरफ भट्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, साथ ही मौजूद हैं। नईम, ये इंटरव्यू किया आपने तो ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने मज़ीद अहम इंकशाफात भी किए हैं क्या? बिल्कुल किरण, सबसे अहम इंकशाफ तो उनका यही था कि एक जो नॉन इलेक्टेड हैं इस वक्त वफाकी काबीना में, उनके खिलाफ उनके सामने बैठकर काबीना इजलास में भी और पार्लियामेंट में भी उन पर सख्त तनकीद हो रही है जो इलेक्टेड लोग हैं। और ये भी उन्होंने बताया कि इस हद तक बाज़ होती थी कि जो उनकी एक ड्यूटी थी कि कोरोना
के खिलाफ जो सारी मुहिम थी वो उसको लीड कर रहे थे एज ए मुआविन खसूसी बराए सेहत। तो वो रोज़ाना आकर वो ब्रीफ करते थे जो उनका काम था कोरोना के बारे में। उसकी भी तकलीफ़ 2-3 वज़रा को हुई और उन्होंने कहा कि आप ज़्यादा जो है वो सामने ना आएँ, इससे बहुत से सियासी मसाइल पैदा होते हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहे हैं। तो इसके अलावा फिर उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर ने खुद बुलाया और अपनी भी दी और जो तानिया थी उनकी भी मिसाल दी कि खुद बुलाया जाता है टेक्नोक्रेट्स को और फिर बाद में उनका दिफा नहीं किया जाता, जो उनके खिलाफ एक नेगेटिव प्रोपोगंडा शुरू हो जाता है। उसमें उन्होंने ब्यूरोक्रेसी का स्पेशली जिक्र किया। मीडिया में तो होता है लेकिन उन्होंने कहा कि वो चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, हुकूमत का फिर फ़र्ज़ है कि उसको डिफेंड करे, लेकिन वो क्योंकि नहीं हुआ तो उनको बहुत सख्त मायूसी हुई और वो कह रहे हैं कि ये ठीक रवैया नहीं। या तो आप कहें ना कि ये कोई गलत काम है तो उसके खिलाफ एक्शन लें, जैसा उन्होंने मिसाल दी कि जो इंडिया से दवाइयों का मामला था उस पर पहले इजाज़त दी गई, काबीना में वज़ीर आज़म के मशवरे से हुआ और क्लियर कुछ नहीं लिखा था कि लाइफ सेविंग सिर्फ होंगी, लेकिन बाद में कुछ वज़रा ने मामला उठाया और प्राइम मिनिस्टर ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया और फिर उन्होंने कहा अब बताएं वो इंक्वायरी कहाँ है, क्या उसका नतीजा निकला। मैं पाकिस्तान में मौजूद हूँ, कहा जाता है कि मैं शायद कोई भाग गया हूँ, मियाँ साहब भी ये कहते हैं। इसके साथ नहीं एक और भी मैंने नहीं, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो आप मुझे बताइए, ये एक और भी मरियम बीबी के हवाले से भी मैं बात कर रही हूँ अपने एक सेगमेंट में। तो ये जो उनके वॉशरूम में और उनके बेडरूम में जेल के अंदर जो कैमरा लगाने की बात की, ये वाली क्या कहानी है? क्या दावा कर रही है मरियम साहिबा? असल में जो जेल का मामला है, मुझे एक वाइस चांसलर जो साबिक थे पंजाब यूनिवर्सिटी के, उनकी बात याद आ रही है कि समा सी उन्होंने बात गलबन 2-3 साल पहले इंटरव्यू दिया था जिसका बहुत ज़्यादा शोर मचा था। नैब को बहुत ज़्यादा सफाइयाँ देनी पड़ी, विजिट भी करवाया। उन्होंने ये कहा था कि नैब की जो हवालात है उसमें वाशरूम पर भी कैमरे लगे हुए हैं। फिर एक हमें विजिट करवाया गया और साद रफीक उस वक्त नैब की हिरासत में थे, हम उधर जाके उनको मिले भी तो उन्होंने कहा कि ये 2 दिन पहले यहाँ से कैमरे हटाए गए हैं, यहाँ मौजूद थे। लेकिन मरियम नवाज अब जेल की बात कर रही हैं। अगर मुजाहिद कामरान और साद रफीक उनकी बात कही जाए तो ये मुमकिन है, पहली तो बात ये है, ये हो सकता है। अब लेकिन मरियम नवाज नैब हवालात की नहीं, जेल की बात कर रही हैं। तो अगर नैब हवालात में ऐसे हो सकता है तो फिर जेल में भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक उसकी कोई तरदीद गवर्नमेंट की जानिब से या जेल हुकाम की जानिब से नहीं आई। अगर कैमरा था तो जाहिर है वो बहुत ही गैर अखलाकी हरकत थी, लेकिन इतना बड़ा उन्होंने आखिर दावा किया है। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये नहीं कि इतनी बड़ी अगर चीज थी तो मरियम साहिबा ने इतनी देर से इस पर बात क्यों की है? अब मुझे बताइएगा कि वो कह रही है कि एस्टैब्लिशमेंट ने उनके साथियों से राब्ते किए हैं। सर, आपके ज़राए नूल में बहुत ज़्यादा हैं, वाकई कोई ऐसी खबरें पहुंची हैं आप तक? नहीं, बिल्कुल किरण, बड़ा अच्छा सवाल। बल्कि ये समा ने ही आज मरियम नवाज ने बताया है। समा ने 4-5 रोज़ पहले ये खबर ब्रेक की थी। मरियम नवाज ने तो आज लोग नहीं बताए, कहा इर्द गिर्द के लोगों से। समा ने नाम भी बताया था और वो इनके खानदान का बंदा यानी सुलेमान शहबाज, उनके जरिए राबता नवाज शरीफ से हुआ था। वो पैगाम लेकर गए, उससे पहले कुछ लोगों ने और भी पहुंचाया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो फिर वो खानदान के बंदा जो यानी सुलेमान शहबाज के जरिए मियाँ साहब तक बात पहुंची। तो मियाँ साहब फिलहाल जो उनका वो चल रहा है बयानिया वो उसी पर है। उन्हें यही पैगाम दिया गया कि इतनी सख्ती या इतना तेज आगे ना जाए, थोड़ी नरमी लाएं। ठीक है, नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि तलाल प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। तो तलाल चौधरी साहब से सबसे पहले मैं पूछ लेती हूँ। तलाल साहब, शो में खुशामदीद आपको कहूंगी। सर, आपसे तो नहीं किया गया कोई राब्ता जिसका जिक्र कर रही है मरियम बीबी? देखिए जी, नहीं, मेरे से कोई ऐसा रास्ता नहीं किया गया, मगर मरियम बीबी ने ये उसका बताने की कोशिश की है कि वो ना डायरेक्टली रास्ते में है, और मगर कोशिश जो है वो दूसरी साइड से की जा रही है। तो ऐसी अगर कोई बात उन्होंने की है तो उसमें मेरा ख्याल है इसमें से कुछ बहुत सारी चीजें ढूंढने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, वो मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, ऐसी अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रही हैं, लेकिन साथ में कह रही हैं कि पहली शर्त उनकी ये है कि हुकूमत को, मौजूदा हुकूमत को घर भेजा जाए।
تو یہ والی درخواست وہ کس سے کر رہی ہیں؟ دیکھیں، ایک تو میں آپ سے گزارش یہ کروں گا اور آپ کے چینل سے بھی خصوصاً گزارش کروں گا کہ ان کا جو ویڈیو ایک انٹرویو ہے اگر وہ دکھا دیں تو بہت سارے ابہام جو ہے وہ دور ہو جائیں گے. مریم بیبی نے اس انٹرویو میں ایک نہیں بلکہ ایک سے زائد دفعہ کہا کہ کوئی غیر آئینی طریقہ نہیں ہوگا حکومت کو ہٹانے کا. مذاکرات کا جو معاملہ ہے وہ بھی آئین کے دائرے میں رہ کر جس طرح اداروں سے کوئی بات ہو سکتی ہے تو وہ بالکل کلیئرٹی سے کہا گیا. اور میں آپ سے دوبارہ کہوں گا یہ جو انٹرویو ہے اس کی ویڈیو اگر دکھا دیں تو بہت سارے ابہام جو ہے. سر میں جس حصے پر بات کر رہی ہوں میں نے وہ دکھایا ہے آغاز میں. طلال صاحب اب دکھا کر ہی پھر آپ سے بات کر رہی ہوں. میں آپ سے سادہ سے سوال یہ کرنا چاہ رہی ہوں سر کہ وہ یہ درخواست کس سے کر رہی ہیں؟ وہ کسے کہہ رہی ہیں کہ پہلے موجودہ حکومت کو گھر بھیجا جائے؟ دیکھیے، ایک تو یقیناً یہ ہمارا موقف ہے کہ یہ ایک جعلی حکومت ہے. یہ ایک ایسے کیا کہتے ہیں پورا پروسیس سے آئی ہے کہ جس میں اداروں نے اپنی آئین کے سے دائرے سے ہٹ کر اس کو سپورٹ کر اور لایا گیا ہے جس میں بے شمار مثلا اس میں بہت بڑا کردار نیب کا ہے. نیب کو استعمال کیا گیا. اس میں بہت بڑا کردار کچھ فیصلوں کا ہے جس سے کچھ لوگوں کو گرفتار اور سزائیں دی گئیں. اس میں اس کے بعد الیکشن کمیشن کو کام نہیں کرنے دیا. اس میں ان کے پولنگ ایجنٹ 6 بجے نکلتے ہیں. آپ کا سسٹم بیٹھ جاتا ہے جس میں ووٹوں کی گنتی ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں عمل دخل کیا گیا اور طاقتور اداروں کی طرف سے کیا گیا. اگر اپنے لوگ دائرے میں چل جائیں تو حکومت خود ہی گر جائے گی. اور یہ گرے بغیر اس حکومت کو جعلی حکومت کو گھر بھیجے بغیر کوئی بھی بحران ختم نہیں ہو سکتا. یہی ان کی مراد ہے. صحیح، لیکن میں آپ کی بات یہ نہیں سمجھ پا رہی. یہ مجھے بتائیں وہ فوج سے بات کرنے کو تیار ہیں لیکن عمران خان صاحب سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. دیکھیے، فوج سے بات کرنے کو تیار نہ چھپ کے بات کرنے کو تیار ہے نمبر 1، نہ وہ آئین کے دائرے سے باہر رہ کے بات کرنے کو تیار ہے، وہ فوج ہو یا کوئی اور ادارہ. اس کے بعد عمران خان جو ہے وہ ایک جعلی حکمران ہے. اس کے بس میں یہ نہیں تھا. وہ تو کہتا تھا آئی جی والا جو معاملہ ڈرامہ ہے، بعد میں پتہ چلا کئی افسروں کو ہٹا دیا گیا. طلال صاحب خان صاحب سے بھی سر بات کر لیں، کھل کے بات کر لیں، سامنے بات کر لیں. جن اداروں کے بارے میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سیاست سے دور رہیں ان سے آپ بات کرنے کو تیار ہیں. جو سیاستدان ہیں، وزیر اعظم ہیں، موجودہ وزیر اعظم، ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں، ایک تو ایسا آدمی جو کسی کرسی پہ بیٹھا ہو لیکن اس کے پاس کوئی طاقت نہ ہو. آپ یاد ہے ذرا ایک کلپ چلا دیں، وہ آئی جی کا جب اغوا ہوا تھا تو عمران خان کیا کہہ رہے تھے؟ یہ ڈرامہ ہے. بعد میں پتہ چلا جی نہیں، ڈرامہ نہیں تھا، نواز شریف سچے تھے. یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کی بات ہے. جس آدمی کو ڈالر کا پتہ چلے ٹی وی سے، جس آدمی کو اس کی گھر والے بتائیں کہ آپ جناب وزیر اعظم بن گئے ہیں تو آپ کا کام ہے، جس آدمی کو یہ والا معاملہ آئی جی کا معاملہ ڈرامہ لگے اور بعد میں اس کے نیچے کام کرنے والے ادارے کے یہ ڈرامہ نہیں تھا، یہ اصل تھا. تو جس آدمی کی اتنی گرپ ہو اس سے بات کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ بالکل کٹ پتلی ہے. یہ کٹ پتلی جو ہے اس کے نیچے جنہوں نے سیٹیاں دی ہوئی ہیں، جنہوں نے سہارے دیے ہوئے ہیں، جو غیر آئینی ہیں وہ نکالے جانے چاہیے. یہی باتیں سر، یہی باتیں جو ابھی آپ کر رہے ہیں موجودہ وزیر اعظم صاحب کے لیے، یہ باتیں سابق وزیر اعظم صاحب خود اپنے منہ سے کیا کرتے تھے. سر نواز شریف صاحب نے یہ خود باتیں کی ہیں. ان کو حکومت نہیں کرنے دی گئی، ان کے ڈی جی آئی ایس آئی نے ان سے استعفیٰ مانگا. سر یہ باتیں تو نواز شریف صاحب نے بھی خود کی ہیں. سر فیصلے کروانے کی کوشش کی جاتی تھی ان سے. بالکل کی ہے. اور اس کے بعد نواز شریف نے جو کہا ہے اس کی ایگزامپل، بلکہ اس کے بعد تو وہ پریکٹیکلی کراچی واقعے میں آخری طور پر ثابت ہو گیا ہے. تو نواز شریف نے جو کہا ہے اس کی ایویڈنس ہے، ان کا اپنا ایکسپیرینس ہے اور وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں. تو جو انہوں نے کہا ہے اس کا پورا ایک بیک گراؤنڈ اور اس کے پورے اس پہ شواہد موجود ہیں. لیکن عمران خان صاحب تو یہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بیچارے تو سہاروں پہ چل رہے ہیں. ان کو تو کوئی ان کی نیچے سے ایک ٹانگ کھینچ دے گا تو یہ اگلے دن دھرم سے گر جائیں گے. یہ بیچارے سچ نہیں بول سکتے نا جی. ان کی اس قدر یہ پوزیشن نہیں ہے کہ یہ سچ بولے. اچھا طلال صاحب، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کے دور حکومت میں بھی اصل حکومت کسی اور کی تھی اور اس دور حکومت میں بھی اصل حکومت کسی اور کی ہے. سر میاں نواز شریف صاحب کے دور میں حکومت ہم کر رہے تھے، ہمیں کرنی نہیں دی جا رہی تھی. کچھ کوشش کی جاتی تھی انفلوئنس کرنے کی، مگر یہ دور تو مکمل کا مکمل ان کے کنٹرول میں ہے نا جی. وزیر ان کے مرضی سے بنتا، عمران خان ان کی مرضی سے بنے.
अब ये देख लें, ये तमाम जो वुज़रा हो या जो आपकी पॉलिसी मैटर के फैसले हो, वो कहीं और हो रहे हैं। खान साहब को तो ना डॉलर का पता चलता है, ना आईजी के अगवा का पता चलता है। इतना बेबस आदमी तो मैंने काउंसलर नहीं देखा। ये पता नहीं वजीर आजम की कुर्सी कैसे बैठते हैं। अच्छा सर, वैसे मियाँ साहब ने भी अपने दौरे हुकूमत में, मुझे याद नहीं पड़ता कि कुछ कहा हो, वो भी बाद में कह रहे हैं, तो हो सकता है फिर खान साहब भी बाद में कहें सर। मियाँ साहब ने बहुत कोशिश की और मियाँ साहब ने हस्सल वसा अपना सियासी नुकसान करके भी, जाती नुकसान करके भी कोशिश की कि अदारों पर बात या कुछ लोगों पर बात ना करनी पड़े, ये बात सेटल हो जाए। मगर कि जब मामला इस हद तक चला गया तो यकीनन वो एक लीडर है, उन्होंने राइट टाइम जो है वो राइट क्या कहते हैं वो बातें की। तलहाल साहब, हो सकता है खान साहब भी कोशिश कर रहे हो सर, आप फिर क्यों ऐसी तनकीद कर रहे हैं उनके ऊपर? खान साहब वो फीडर चूसनी लेकर पल रहे हैं। इनका मेरा मतलब है नीचे से कोई कुर्सी खींच लेगा या फीडर खींच लेगा, ये बेचारे बिल्कुल इस काबिल नहीं है। इनकी तो एक एक चीज के साथ कोई ना कोई रस्सी जुड़ी हुई है, किसी ने हाथ बांधा हुआ है, किसी ने पांव बांधा हुआ है। असल लीडर बात कर सकता है। 70 साल में अगर किसी ने बात की है, इतना बड़ा सच बोला है, तो वो नवाज शरीफ ही था। इतना पहाड़ जैसा सच बोल भी नवाज शरीफ सकता था, क्योंकि वो असली लीडर है। हाँ सर, वो ज्यादा अच्छा लगता है कि वो यहाँ पाकिस्तान में होते और फिर ये बात करते, तो ये असल लीडर की फिर पहचान होती। तलाल साहब साथ ही मौजूद हैं, आप मेरे कल मरियम साहिबा की मीटिंग हुई, उस पर भी मैंने बात करनी थी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन जी। प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन, मैं आपको ज़रा कुछ दिखाना चाहती हूँ। बकौल इकबाल के खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। ये जो फुटेज मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूँ, ये किसी मकबूजा इलाके की फुटेज नहीं है। ये नारोवाल की तहसील है, जफरवाल। यहाँ फसलों पर ट्रैक्टर चलाने पर 2 ग्रुप्स आपस में लड़े हैं। ईंटें, डंडे, इसके वार और ऐसे वार के 7 अफराद को जख्मी किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन क्या इनमें से कोई एक भी ऐसा शख्स नहीं था जो ताकत दिखाए, रोब जमाने के बजाय कानून के मुताबिक बात करता? और ये कोई ऐसा जुर्म ही नहीं था जिसे माफ़ ना किया जा सके। ये हमें क्या हो गया है? ये हमारा माशरा कहाँ जा रहा है? ये अदम बर्दाश्त का क्या आलम हो गया? अब आप ज़रा ये मुलाहिजा कीजिए, ये 2 ग्रुप्स के दरमियान लड़ाई हो रही है, जिसमें पूरा का पूरा मोहल्ला, पूरे के पूरे ख़ानदान मिले हुए भी हैं, बच्चे भी हैं, पत्थर मारे जा रहे हैं, डंडे मारे जा रहे हैं, इस तरह से लड़ाई झगड़ा हो रहा है। एक और भी इसी तरह के एक और फुटेज भी मेरे पास है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये अदम बर्दाश्त का इतना खुला मुजाहरा, और इस तरह का मुजाहरा, ये देखिए, ये एक और फुटेज है। ये यहाँ पर किसी बात पर 2 ग्रुप्स में झगड़ा हुआ है, 2 गिरोहों में झगड़ा हुआ, और उसके बाद असलहा हाथों में मौजूद है। ये लाहौर की, और वहाँ पर ये गली में फर्श डालने पर ये झगड़ा हुआ, और उसके बाद असलहा है, डंडे हैं हाथों में, एक दूसरे को जिस तरह से मारा जा रहा है। अगेन ये हम किस तरफ जा रहे हैं? हमारे माशरे को हो क्या गया है? अदम बर्दाश्त का ये आलम है। ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, एक तरफ झगड़ा और दूसरी तरफ ख़वातीन का लिहाज, एहतराम भी नहीं किया जा रहा। ख़वातीन को भी इस बुरे तरीके से मारा जा रहा है कि उनके सर फाड़ दिए गए हैं। ये हम किस तरफ जा रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये देखिए, ये आपको ये क्लोज से फुटेज नज़र आ रही होगी, असलहा है हाथ में, और वो जो क्लाशन तोहफा है उसके बट से किस बुरे तरीके से, ये देखिए, ये मारा जा रहा है। ख़वातीन भी साथ दिखाई दे रही हैं, ये ख़वातीन के ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं। ये तकलीफ दे आलम है। ये जो नज़र आ रहा है, और अब जो आपको आवाज़ आई होगी, ये फायर की आवाज़ है। बस नहीं चला, जब मारते मारते बस नहीं चला है, तो उसके बाद शायद ये भी कोशिश की गई कि सही है, झगड़ा हो रहा है, अपनी ताकत दिखानी है, बढ़तरी दिखानी है, तो किसी की जान भी चली जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आलम हो गया, और उसके बाद उस पर फायर भी कर दिया गया है। ये हमें, शायद हम तमाम लोगों को अपनी अपनी काउंसलिंग की ज़रूरत है, अपने आप को सोचने की, अपने आप को देखने की ज़रूरत है कि बजाय इसके कि सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए, बजाय इसके कि अपने आप को समझाया जाए, बजाय इसके कि ऐसे झगड़ों में पहले कभी हुआ करता था कि बड़े आया करते थे और वो अफ़हाम व तफ़हीम से काम लिया करते थे, समझाने की कोशिश करते थे। लेकिन आज मामला ये हो गया है कि तमाम लोग एक दूसरे के ऊपर पिल पड़ते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि ये एक अदम बर्दाश्त का ये आलम हो जाता है कि वो जो बर्दाश्त की टर्म होती है वो शायद हम सब में से ख़त्म हो गई है। तो हमें
اپنے احتساب کی بھی ضرورت ہے, اپنے آپ کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے, اور جب اپنے آپ کو سمجھیں گے اور اپنے اندر یہ برداشت کا مادہ پیدا کریں گے تو شاید پھر ہی معاشرے کے لیے سوچا جا سکتا ہے کہ اس میں بھی کچھ بہتری آئے, ورنہ شاید ایسے ہی مناظر بار بار آنکھوں کو دیکھنے کو ملتے رہیں. پروگرام کا وقت ناظرین اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, انشاءاللہ پیر کو آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.